लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें। देखिए, ये कोई पहला कॉम्प्लिकेटेड केस नहीं है। हम लोगों की जिंदगियों में और हमसे पूर्व के जो पदाधिकारी रहे हैं उनकी जिंदगियों में भी एक से एक कॉम्प्लिकेटेड केस जो है वो पुलिस के सामने आए हैं चुनौती के रूप में, और पुलिस ने अपनी मेहनत करके उन सब चुनौतियों का बहुत बढ़िया से मुकाबला किया है। ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट, जहाँ तक रुपेश मर्डर केस की बात है, मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि सीनियर एसपी पटना ने इस केस के हर एस्पेक्ट का, इन्वेस्टिगेशन के हर एस्पेक्ट का बहुत डिटेल में एक एक चीज का उत्तर दे दिया है। इस वक्त इससे अतिरिक्त जो है वो हमें कुछ नहीं कहना है। इस पे जो है, देखिए, जो इन्वेस्टिगेशन है आपको पता है कि वो बहुत सारे बिंदुओं पे चल रहा था। तो जो समय पर जो चीज हम लोगों के पास आपसे शेयर करने के लायक थी, हम लोगों ने वो चीज आपसे शेयर की। इसके अतिरिक्त जो है अभी और कुछ हमारे पास आपसे शेयर करने को नहीं है। सर, वन स्पेसिफिक क्वेश्चन सर, अनुप्रिया डेमोक्रेटिक जगह से सर, सबसे पहले तो आप सारे लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं, और उच्चतम न्यायालय को भी, क्योंकि उन्होंने ट्रांसजेंडर कम्युनिटी, जिसको कभी सोसाइटी और पुलिस प्रशासन सरकार ने कभी नहीं पूछा, आप लोगों ने इतना बड़ा इनिशिएटिव लिया है दरोगा और पुलिस की भर्ती करने का। सर, जो हमारे तक खबरें आई हैं वो ये है कि एक एक दरोगा एक एक जिले में और 4-4 पुलिस वाले लोग को नियुक्त किया जाएगा। तो जो कुल सीटें हैं 190, तो क्या आप लोग एक बार में ही वो सारी नियुक्ति निकालेंगे या फिर उसको ब्रेक फॉर्म में निकालेंगे? नहीं, देखिए, हम लोग जो है इसकी प्रक्रिया जो है अभी शुरू करेंगे, और प्रक्रिया शुरू करने के बाद हमारा उद्देश्य ये है कि उस प्रक्रिया के अंतर्गत अधिक से अधिक लोग जो हैं वो हमारी जॉब्स में आए, ताकि हम समाज के इस तबके का भी समाज में पूरी, ये जो घटना है ये घटना अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग डिस्ट्रिक्ट में घटी है। ये घटना 21/12/20 की है, जिसमें संदिग्ध उल्फा के जो उग्रवादी हैं उनके द्वारा 2 लोगों का अपहरण किया गया। कंपनी में वो काम करते थे और उसके बाद फिरौती की मांग की गई। ये इस इशू पर आज से 10-12 दिन पहले भी हमारे बिहार में चर्चा हुई थी। तब भी मैंने अरुणाचल के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जो आरपी उपाध्याय जी हैं उनसे विस्तृत बात की थी, और जो असम के जो हमारे काउंटर पार्ट हैं हमने उनसे भी बात की थी। और 2 दिन पहले, नहीं, कल जो है, आज 5 तारीख है, कल मैंने फिर दोबारा बहुत डिटेल में बात की। मैं केवल आपको यही कहना चाहूँगा कि ये एक जो घटना हुई है, दुखद घटना है, ये अरुणाचल प्रदेश में घटी है, और वहाँ का बहुत इलेबोरेटेड सिक्योरिटी सिस्टम है जिसका नाम जो है वो ऑपरेशनल कमांड है, और उसमें आर्मी भी इन्वॉल्व रहती है, जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस है वो भी इन्वॉल्व रहती है, और जितने हमारे सीएपीएफ हैं वो भी इन्वॉल्व होके और एक समेकित तौर पर वो पूरा का पूरा अभियान चलाते हैं। इस पर्टिकुलर मामले में पिछले 1-1.25 महीने से लगातार ये अभियान चल रहा है। इसके अंदर हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल हुआ है, इसके अंदर ड्रोन्स का इस्तेमाल हुआ है, और इसके अंदर जो नाइट विजन युक्त ड्रोन्स होते हैं उसका भी इस्तेमाल हुआ है, और पूरा प्रयास हो रहा है कि किसी तरह हम जो है और जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो इन लोगों को अपराधियों के चंगुल से छुड़ा लें। मैं उम्मीद करता हूं कि जितने प्रयास हो रहे हैं उस प्रयास में हमारे सब सिक्योरिटी फोर्सेस को जरूर जो है सफलता मिल जाएगी। एक मिनट, अरे मैं नोटिफिकेशन करना पड़ा, अरे अपराध बढ़ गया था या तो फिर आप बात सुन नहीं रहे ना, इसका मतलब हमारी, हम आपको बार बार ये कह रहे हैं कि ये एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। अरे कोर्ट के जजमेंट्स आते हैं, नई तरह की स्थितियां उत्पन्न होती हैं, तो उनको बारंबार क्लैरिफाई करवाया जाता है, और जो प्रक्रिया है उसको सरल किया जाता है, उसको ट्रांसपेरेंट। 10 सालों से कोई नोटिफिकेशन नहीं हुआ है। आपने पूरी बात सुनी नहीं है। हमारे एडीजी हेडक्वार्टर साहब ने 10, अरे मेरी बात तो सुन लीजिए, ये जो भी बात है, मैं ये भी कागज निकाल देता हूं आपको, आप अलग से भी बात कर सकते हैं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, जब 1985 तक का जिक्र है और उसके अंदर के जो
जो हमारे ऑर्डर्स निकले हैं उसका भी जिक्र है, और उससे पहले 1978 में जो हमारा पुलिस मैनुअल है उसके अंदर प्रावधान है, और ये लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। तो इसमें डाउट क्यों क्रिएट कर रहे हैं? ये डाउट किस बात का है? नोटिफिकेशन आया इसीलिए। नहीं, डाउट नोटिफिकेशन पहले से भी है, कौन मना कर रहा है? आपको सारे कागज पढ़ देंगे, हम आपको प्रेस नोट जो है उसकी कॉपी भी उपलब्ध करवा देंगे। उसमें जितनी चीजों का जिक्र है उस पर आप अच्छे से अध्ययन कर लीजिए, और जितने सवाल आप पूछना चाहें हमसे पूछ लीजिए, हम उत्तर देने को तैयार हैं। मैं सुन रहा हूँ, मेरी बात सुन। अच्छा, ये वाला काम खत्म हुआ, ये वाला जैसे आप लिखते हैं आपने कि 100 अज्ञात, तो अज्ञात में तो जिसको चाहे लोग फंसा देंगे और निकाल देंगे। तो नहीं, ये भी देखिए। एक मामला है जो किसी से हमारा मिलता जुलता सवाल है। नहीं, मैं आपको ये क्लियर कर देता हूँ। देखिए, एप्रीहेंशन के आधार पर तो ना कायदा कानून चलता है ना जिंदगी चलती है। मैं सिर्फ जो इन चीज़ों को जो क्लैरिफाई करने के लिए जितनी बातें कही गई हैं मैं उस पर कंसंट्रेट कर रहा हूँ। आप अवगत हैं कि संज्ञेय अपराध जो है वो संज्ञेय अपराध है, उसके अंदर जो पुलिस की कार्रवाई वो पहले से भी चलती आ रही है, वो अभी भी चल रही है और वो आगे भी चलेगी। रही बात कि आपके अंदर जो संशय की बात आई दुरुपयोग होने की, तो मेरा पहला इसमें ये कहना है कि ये जो रेलिवेंट पोर्शन है मैं वो पढ़ देता हूं, जिसको लेकर बहुत तरह के अलग अलग इंटरप्रिटेशन बहुत तरह के लोगों ने किए। मैं आप सबके सामने वर्ड बाय वर्ड पढ़ रहा हूं। यदि कोई व्यक्ति किसी विधि व्यवस्था की स्थिति, विरोध प्रदर्शन, सड़क जाम इत्यादि मामलों में संलिप्त होकर किसी आपराधिक कृत्य में शामिल होता है, तो पहले इसको क्लैरिफाई सबको कर देना चाहिए कि किसी के विरोध प्रदर्शन, किसी को इवन सड़क जाम करने पर भी कोई उस पर कार्रवाई नहीं हो रही है, वो उसका डेमोक्रेटिक राइट है। और हम लोग जो है एक डेमोक्रेटिक वेलफेयर स्टेट के अभिन्न अंग है। हमारा सबका दायित्व है कि वो जो सिटीजन्स के राइट्स हैं और जो सिटीजन्स को जो संविधान ने जो व्यवस्था बनाई गई है वो उनका हर हालत में पालन हो। लेकिन सिटीजन्स के राइट के साथ साथ हल्का सा ड्यूटीज की बात भी होनी जरूरी है, उतना भर मैं बात सिर्फ कहने की कोशिश कर रहा हूं। तो पहले अगर कोई व्यक्ति आपराधिक कृत्य में सम्मिलित नहीं है तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। पहले भी ऐसा होता था, अभी भी ऐसा होगा। अब फिर आगे लिखा है, और उसे इस कार्य के लिए पुलिस द्वारा आरोप पत्रित किया जाता है। तो यह भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है भाई। एफआईआर करने से हम किसी को नहीं रोक सकते हैं, एफआईआर में हम किसी के नाम देने से किसी को नहीं रोक सकते हैं। बुनियादी तौर पे जो पुलिस का अनुसंधान है वो स्टार्ट ही एफआईआर के बाद होता है ना, वही तो सत्यापन किया जाता है, उसी के खिलाफ तो एविडेंस होता है कि किसके खिलाफ एविडेंस मिला नहीं मिला, या जो नाम दिए गए हैं वो किस हद तक सही हैं, किस हद तक गलत है। यही अनुसंधान का जो बुनियादी जो ढांचा है वो इसी चीज पे आधारित है। तो मेरा ये कहना है कि मात्र एफआईआर में नाम पढ़ने से कोई अपराधी नहीं हो जाता है। मात्र अगर नॉन एफआईआर एक्यूज भी वो आदमी बनता है, जब तक उस व्यक्ति के खिलाफ अनुसंधान के क्रम में आरोप पत्र समर्पित करने लायक एविडेंस नहीं है, तब तक पुलिस आरोप पत्र समर्पित नहीं करती है। और एक बात और आपको मैं जोड़ देता हूं कि पुलिस का जो अनुसंधान का पूरा जो प्रक्रिया है वो भी पुलिस अपना अनुसंधान पूर्ण करने के बाद जो सक्षम न्यायालय है उसी के समक्ष अपनी रिपोर्ट समर्पित करती है। रिपोर्ट को सक्षम न्यायालय मान भी सकता है, नहीं भी मान सकता है, फर्दर अनुसंधान भी करा सकता है। तो वो न्यायालय के विवेक पर निर्भर करता है कि वो क्या करना चाहते हैं। मैं सिर्फ आपके सामने यही चीज कर रहा हूं कि जब तक कोई भी व्यक्ति आपराधिक कृत्य में सम्मिलित नहीं होगा और आपराधिक कृत्य में सम्मिलित होने के लायक उसके खिलाफ एविडेंस नहीं आ जाएगा और उसको आरोप पत्र नहीं किया जाएगा, तब तक किसी के चरित्र सत्यापन के दौरान प्रविष्टि नहीं की जाएगी। ये मैं क्लैरिफाई करने की बार बार सत्यापन की रिक्वायरमेंट, उसका जनरलाइज्ड डायरेक्शंस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो व्यवस्था की गई है उसके बारे में भी जिक्र हुआ, और जो प्रोसीजर फॉलो करती है पुलिस उसकी जो बारीकियां हैं, डिटेल्स जो हमारे पुलिस मैनुअल में भी उद्धृत हैं, हमारे पुलिस ऑर्डर्स में भी उद्धृत हैं। और उसी कड़ी में हमने जो है उस प्रोसीजर को और क्लियर कट करने के लिए, क्लैरिफाई करने के लिए ये ऑर्डर जो है वो इशू किया है।
इसके अतिरिक्त एक चीज़ और ऐड करना चाह रहा हूँ। पुलिस मुख्यालय के स्तर से एक और ऑर्डर निकला है बेल कैंसिलेशन का। तो बेल कैंसिलेशन का जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को किस तरह से उपयोग में लाना है हमारे अपने अधीनस्थों द्वारा, पुलिस के तंत्र द्वारा, उसका विस्तृत जो चर्चा है वो चर्चा करके सबको डायरेक्शन इशू की गई हैं। और उन डायरेक्शंस में यह भी बताया गया है कि किन किन परिस्थितियों में किस किस तरह के क्रियाकलाप में जब कोई जमानत पे आया हुआ व्यक्ति इंडल्ज करेगा तो उसके जमानत के रद्दीकरण का प्रस्ताव दिया जाएगा और किस तरह से वो उसका प्रोसीजर फॉलो होगा, उसका एक अलग से भी आदेश निकला हुआ है। मैं समझता हूँ कि हमारे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साहब होम और हमारे एडिशनल डायरेक्टर जनरल हेडक्वार्टर्स में जो मूल आज के दो बिंदु थे उस पर बहुत विस्तार से अपनी बात भी कही है और जो उसके क्लैरिफिकेशन संभव थे, जो कुछ भ्रांति यहाँ देखने को मिली थी, उन भ्रांतियों का भी उत्तर देने का प्रयास किया है। अब मैं आप सबसे अनुरोध करूँगा कि अगर आपको कोई सवाल पूछना हो इन इश्यूज पर तो आप सवाल पूछ सकते हैं, हम लोग आपको उत्तर देने का भरपूर बेल कैंसिलेशन का लेटर। आप जो भी प्रश्न पूछे हैं वो अपना नाम और किस मीडिया ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करते हैं जरा बता देंगे तो जो है ऑर्डरलीनेस थोड़ी रहेगी। ठीक है। हाँ, बेल कैंसिलेशन का जो आदेश है मैं बारी बारी से कर रहा हूँ, पहले एक का उत्तर दे रहा हूँ मैं। बेल कैंसिलेशन का जो हम लोगों ने आदेश निकाला है वो आदेश हम लोगों ने 3 फरवरी को निकाला है और इसका जो डिटेल गाइडलाइंस है सभी हमारे फील्ड फॉर्मेशन को वो भी 3 फरवरी को जारी की गई हैं। मैं यही आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ये ऐसी चीजें हैं जिनको समय समय पर रिटरेट किया जाता है और उसके प्रोसीजर में अगर कोई कमी हम लोग पाते हैं तो उसको किस तरह से ठीक करना है उसके बारे में भी जो है डायरेक्शन इशू होती हैं। इस बीच अगर न्यायालय के तरफ से कोई और अतिरिक्त गाइडलाइंस अगर दी जाती हैं तो उसको भी उसमें समावेश किया जाता है। तो ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, इसके अंदर कोई भी चीज़ पहली बार या नए तौर से नहीं हो रही है। पुरानी जो व्यवस्थाएं बनी हुई हैं उन्हीं व्यवस्थाओं के अंतर्गत इन चीज़ों को समय के रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको और क्लैरिफाई किया गया है और प्रोसीजर को थोड़ा जो है स्पेसिफाई करने का प्रयास किया गया है ताकि उस प्रोसीजर में ट्रांसपेरेंसी पूरी तरह बनी रहे और कोई भी उस प्रोसीजर का हु हैज पार्टिसिपेटेड इन एनी डेमोन्स्ट्रेशन और रोड जाम, he indulges in any cognizable offense subsequent to which the police after investigation submits charge sheet against that person, that entry will only be added or mentioned into the character verification. Meaning thereby if the offense is non-cognizable or if after the investigation is over a fellow is not charge sheeted, in such circumstances the character verification entry against that person regarding that particular incident wherein his name figured will not be made. Well, another important question which arises at this juncture, since there was another important case, very sensational case. पहले इसकी बात कर लें, पहले इसके सारे डाउट्स क्लियर कर दें, उसके बाद आपकी और बात सुन लेंगे। मैं हूं यहाँ पर इधर से। हाँ, करेक्टर वेरिफिकेशन और जो करेक्टर सर्टिफिकेट देना है उस मुद्दे पर सारी बातचीत कर रहे हैं। हम इसके बियॉन्ड अभी नहीं जा रहे हैं। हमने आपके समक्ष जो पूरी की पूरी इसकी ज़रूरतें, मतलब क्या ज़रूरत है इसकी, क्या प्रक्रिया होनी चाहिए और उस प्रक्रिया को और किस तरह से स्पेसिफिक किया जाए, ट्रांसपेरेंट बनाया जाए, हम इन मुद्दों पर आपसे चर्चा कर रहे हैं। पहले मैं इंग्लिश में भी कर दूंगा, मैं कर दूंगा। पहले जो ये बात हुई, पहले जो नीतीश चंद्रा जी ने जो है और उन्होंने जो है कही, उसको मैं थोड़ा सा डीजीपी साहब ने पूरा एक्सप्लेन किया ही, मैं थोड़ा सा और उसमें जो है सप्लीमेंट कर देता हूँ। उनकी आशंका है कि थाना अध्यक्ष के लेवल से या आईओ के लेवल से ही नाम हो जाएगा तो फिर जो है उसका एंट्री हो जाएगी। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। पुलिस का जो अनुसंधान है उसकी एक प्रक्रिया है और
उसमें इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर और उसके अलावा एक सुपरवाइजरी ऑफिसर जो केस का सुपरविजन करते हैं, एविडेंसेस को असेस करते हैं और उसके आधार पर निर्णय लेते हैं। तो ये जब केस हुआ, केस का इन्वेस्टिगेशन प्रारंभ हुआ, आईओ ने जो है केस का इन्वेस्टिगेशन करना शुरू किया। सुपरवाइजरी ऑफिसर जो केस की सीरियसनेस के हिसाब से इंस्पेक्टर हो सकते हैं और डीएसपी हो सकते हैं और किसी किसी मामलों में पुलिस अधीक्षक भी हो सकते हैं, तो वो सुपरविजन करते हैं और उसके बाद सुपरविजन पर से एविडेंस के आधार पर फिर निर्णय लेते हैं। फिर जो है उसके बाद गिरफ्तारी या आगे की कार्रवाई की जाती है। इसलिए ये चेक्स एंड बैलेंसेस जो हमारे फील्ड लेवल के ऑफिसर्स हैं उन पर हैं, ताकि जो भी कार्रवाई हो वो ऑब्जेक्टिव हो और एविडेंस बेस्ड हो। इसलिए ये आपकी आशंका निर्मूल है कि यदि जो है कोई चाहेगा तो उसका नाम ऐसे ही डाल दिया जाएगा बिना किसी उसके, वो हमारे जो फर्दर सुपरवाइजरी लेवल के एविडेंसेस असेसमेंट के बाद ही जो है उन पर निर्णय लिया जाता है। हर बात का उत्तर पहले ही हो चुका है, हर पॉइंट पर आपसे बहुत लंबी चौड़ी चर्चा हो चुकी है, बहुत चीज़ें शेयर हो गई हैं। मैंने जैसे निवेदन किया, मैं फिर निवेदन कर रहा हूं कि इस वक्त उसके अतिरिक्त और आपसे शेयर करने का हमारे पास कुछ नहीं। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।